नमस्कार। सौर एकेडमी के मंच पे आज आप सब लोगों का इंडियन मैपिंग सेक्शन में आप सबका फिर से स्वागत है। उम्मीद होगी आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और 12 जून और 5 जून की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। हम लोग मैपिंग सेक्शन में पहले हिमालय क्षेत्र को देखा था और उससे पहले एक हम लोग भारत के परिचय के साथ द्वीपीय क्षेत्रों के संदर्भ में एक वीडियो देखा था। अब हम उसके भौगोलिक विभाजन में संरचना और स्थिति के आधार पर भौगोलिक विभाजन में हम प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार की बात कर रहे हैं। इसमें हम विभिन्न भागों में बांटते हैं, जैसे केंद्रीय उच्च भूमि। केंद्रीय उच्च भूमि के बाद इसे पूर्वी पठार। वस्तुतः आज हमारा टॉपिक जो होगा केंद्रीय उच्च भूमि पे होगा। छोटे छोटे वीडियो में इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। उसके बाद पूर्वी पठार। पूर्वी पठार के बाद हम लोग देखेंगे उत्तर पूर्वी पठार, जिसे मेघालय का पठार कहते हैं। उसके बाद हम दक्कन ट्रैप को देखेंगे और दक्कन ट्रैप से पहले हम सतपुड़ा को देखेंगे, क्योंकि बहुत से भौगोलिक विद्वान मानते हैं कि केंद्रीय उच्च भूमि में सतपुड़ा श्रृंखला को न शामिल करके एक संकरणकालिक संरचना के रूप में माना जाता है। बहुत से लोग केंद्रीय उच्च भूमि मानते हैं, तो हम लोग अपनी सुविधा अनुसार एक अलग छोटे से वीडियो में सतपुड़ा रेंज को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम दक्षिण के पर्वतीय क्षेत्रों का विस्तृत चर्चा करेंगे एक वीडियो में। और उसके बाद हम पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की चर्चा करेंगे। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड हो गया है। तो हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के केंद्रीय उच्च भूमि। केंद्रीय उच्च भूमि के बारे में जानते हैं। केंद्रीय उच्च भूमि अर्थात है क्या? केंद्रीय उच्च भूमि में मुख्यतः शामिल होता है अरावली पर्वतीय क्षेत्र, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, विंध्यन का पठार, और कुछ विद्वान सतपुड़ा श्रृंखला को इसी में शामिल करते हैं। कुछ लोग दक्कन ट्रैप और केंद्रीय उच्च भूमि के बीच सतपुड़ा को एक संकरणकाली संरचना के रूप में मानते हैं। अरावली पर्वत जो है, सबसे पहले अरावली पर्वत की बात हम करेंगे। उसका विस्तार कहाँ पे है, उसके बारे में क्या उसकी विशेषता है। उसके बाद हम देखेंगे मेवाड़ के पठार। मेवाड़ के पठार के साथ उसी के जो स्थिति है राजस्थान में है, उसे हड़ौती के पठार कहेंगे, उसको देखेंगे। मालवा का पठार देखेंगे और बुंदेलखंड का पठार देखेंगे। बुंदेलखंड के पठार के बाद हम लोग विंध्यन। और केंद्रीय उच्च भूमि और पूर्वी पठार के बीच दो संक्रमणकालीन संरचनाएं हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बांदेरखंड, बांदेरखंड के पठार के बारे में, प्लस हम बात करेंगे बाघेलखंड। तो हमारे टॉपिक का विषय क्या क्या आज रहेगा? हमारे टॉपिक में आज चर्चा का विषय रहेगा अरावली पर्वत, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और विंध्यन पर्वत। साथ साथ पूर्वी पठार और केंद्रीय उच्च भूमि के बीच संक्रमणकाली जो दो भौगोलिक संरचनाएं हैं, बांदेरखंड का पठार और बाघेलखंड का पठार, ठीक है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और सतपुड़ा के बारे में हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। अगर केंद्रीय उच्च भूमि के बारे में बात करें तो इसकी अवस्थिति कहाँ है? इसकी अवस्थिति है कुछ इस प्रकार से। ये हो गया हमारा केंद्रीय उच्च भूमि, अर्थात उत्तर में इसके क्या है? गंगा का मैदान। उत्तर पूर्व में थार का मरुस्थल या राजस्थान का मैदान। दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर पूर्व में यहाँ पर है संकरणकाली रूप में बांदेरखंड। बांदेरखंड का विस्तार कहाँ पे है? बांदेरखंड का पठार। बांदेरखंड का विस्तार है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, यूपी प्लस एमपी, ठीक है। और यहाँ पे बाघेलखंड है। क्या है ये? बाघेलखंड का पठार। बाघेलखंड का पठार, इसका विस्तार कहाँ पे है? एमपी
और छत्तीसगढ़। ठीक है। इसी केंद्रीय उच्च भूमि में एक संरचना है अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार कहां से कहां तक है? अरावली पर्वत श्रृंखला का दिल्ली रिज से अहमदाबाद तक है। कहाँ पे है? दिल्ली में जो दिल्ली विश्वविद्यालय का नॉर्थ कैंपस है उसके पास है दिल्ली रिज, और वहां से लेकर अहमदाबाद तक है, गुजरात के अहमदाबाद तक। किन किन राज्यों से यह होकर जाता है? तो पहला राज्य हो जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला में लिखिए पहला कौन कौन से राज्य हैं। राज्यों से संबंधित भी क्वेश्चन स्टेट पीसेस में आते हैं। अरावली पहला है दिल्ली, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली। दूसरा है हरियाणा, तीसरा है राजस्थान, और चौथा है गुजरात। इन 4 राज्यों में इसकी अवस्थिति है। ठीक है। और अरावली पर्वत जो है एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है। अवशिष्ट पर्वत का अभिप्राय है कि विभिन्न प्रकार के समयों क्रम में पहले इस श्रृंखला के ऊंचे ऊंचे जो चोटियां हैं उनका क्या विघटन और वियोजन हुआ है। विघटन वियोजन अर्थात उनके भौतिक और रासायनिक संरचना में परिवर्तन हुआ, अर्थात अपक्षय अपरदन हुआ है। अपक्षय के बाद जब वो ढीले पड़ गए तो अपरदन के कारण पवन के द्वारा, नदी के द्वारा, जल के द्वारा उनको विखंडित कर दिया गया। तो इसे सतत श्रृंखला में न होकर टूटे फूटे टुकड़ों में होते हैं, इसीलिए इनको आप देखेंगे जगह जगह अरावलियों की श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, सतत रूप में नहीं पाई जाती है। अरावली की इसकी उत्पत्ति कब हुई? इसकी उत्पत्ति हुई अरावली की प्री कैम्ब्रियन काल में। अगर हम इसकी उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति कब हुई आप लोग नोट डाउन करते जाएंगे। भौगोलिक समय क्रम का जो कैलेंडर होता है उसके अनुसार ये प्री कैम्ब्रियन काल। ठीक है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। साथ ही साथ यहाँ पर धारवाड़, कुडप्पा, धारवाड़ और आर्कियन संरचना का विकास यहाँ पे हुआ है। अगर हम भूगर्भिक संरचना के आधार पर इसका देखें तो अरावली पर्वत में आर्कियन संरचना नीचे की परतों में, उसके बाद धारवाड़ की संरचना, इसके कारण यहाँ पर धात्विक अधात्विक, कुडप्पा संरचना पाई जाने के यहाँ चूना पत्थर के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है। अरावली पर्वत जानते हैं। अरावली पर्वत पश्चिमी भारत और केंद्रीय उच्च भूमि के बीच या अरावली पर्वत के पूरब और अरावली पर्वत के पश्चिम में के जो क्षेत्र उनके बीच में यह जलवायु विभाजक का कार्य करता है। जलवायु विभाजक का कार्य होने के कारण गंगा के मैदान और राजस्थान के मैदान की जो होते हैं जलवायु दशा अलग अलग संदर्भ में है, क्योंकि इसके दक्षिण में देखिए थार का मरुस्थल शुष्क अर्धशुष्क है, इसके इधर पर्णपाती वनों वाला क्षेत्र और गंगा का मैदानी क्षेत्र है। ठीक है। इसके साथ साथ यह जलवायु विभाजक साथ जल विभाजक भी है, क्योंकि गंगा नदी तंत्र और राजस्थान के पश्चिमी नदी तंत्र जिसे लूनी नदी तंत्र बोलते हैं, यह उसको क्या करता है, एक भौगोलिक विभाजक है। तो राजस्थान जो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है भारत का एक न केवल जलवायु विभाजक है, साथ साथ जल विभाजक है, अर्थात गंगा नदी तंत्र को अलग करता है। गंगा नदी और उसके सहायक नदियों का जो अपवाह बेसिन है उसको अलग करता है किससे? लूनी। अब लूनी नदी की बात करते हैं तो लूनी नदी जो है अरावली पर्वत के दक्षिण से निकलने वाली एक प्रमुख नदी है। ठीक है।
और यह अंतःस्थली नदी का उदाहरण। अंतःस्थली नदी जो स्थल से शुरू होती है और स्थल पे जाके समाप्त हो जाती है। तो राजस्थान से ये निकलती है अरावली के दक्षिण अरावली के पश्चिमी क्षेत्र से, यहाँ से निकलती हुए विभिन्न अपवाह करते हैं, राजस्थान में अपवाह करती है। उसके बाद ये गुजरात में जाती है, गुजरात के कच्छ के रण में ये जाकर वहाँ के रेत और रेगिस्तान में खो जाती है। ठीक, इसीलिए लूनी नदी जो है अरावली से निकलने वाली, अरावली की दक्षिण से निकलने वाली कैसी नदी है? अंतःस्थली नदी है। अंतःस्थली नदी है। अंतःस्थली नदी का अभिप्राय है जो नदी स्थल से निकलती है स्थल में खो जाती है, किसी जल में नहीं विलीन होती है। ठीक है, चलिए ये हो गया अरावली। अरावली पर्वत की एक बहुत खास विशेषता है, इस पे एक श्रृंखला पाई जाती है जिसका नाम है आबू पर्वत। आबू पर्वत जो वो श्रृंखला है, इसका वो जैसे कि अरावली पर्वत पूरा सतत रूप से तो है नहीं, विखंडित रूप में, तो राजस्थान में एक विखंडित स्वरूप इसका आबू पर्वत है। इसकी एक चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसी चोटी पे एक मंदिर है, जैनों का प्रसिद्ध मंदिर दिलवाड़ा जैन मंदिर है। दिलवाड़ा जैन मंदिर अपने स्थापत्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे अरावली पर्वत श्रृंखला के आबू पर्वत। आबू पर्वत पर स्थित है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, क्या नाम है उसका? गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है ये अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और ये राजस्थान के सिरोही जिले में है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ठीक है, 1722 मीटर है। और इसी चोटी पर दिलवाड़ा जैन मंदिर है। दिलवाड़ा जैन मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर जैन तीर्थ स्थल है। ठीक है, जो मंदिर निर्माण की नागर शैली से संबंधित है। ये आप लोग कोरिलेट करते रहे आर्ट एंड कल्चर से। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेटेड स्टडी नहीं करेंगे तो प्रीलिम्स के बाधा दूर नहीं होगी। ठीक है, इसलिए हमेशा आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ते समय दूसरे टॉपिक से कोरिलेशन ढूंढते रहना है। ठीक है, अरावली पर्वत एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत के बारे में हमने बताया ही है। यह पर्वत केंद्रीय उच्चभूमि की अपेक्षाकृत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को राजस्थान के मैदान के अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्र से अलग करता है। अर्थात यह जलवायु विभाजक, इसकी चर्चा पहले भी की जा सकती है। यह जल विभाजक है, इसकी भी चर्चा की जा सकती है, की जा चुकी है। इसके बाद अगर हम मैप में देखें तो इसके बाद आता है अरावली पर्वत के और दक्षिण में आएंगे, थोड़ा सा दक्षिण पूरब में, तो मेवाड़ का पठार आता है। ठीक है, मेवाड़ का पठार। मेवाड़ का पठार जो है इसका विस्तार कहाँ है? मध्य प्रदेश और राजस्थान। मेवाड़ का पठार जो है यहाँ पर बसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना मिलती है। अब बसाल्ट चट्टान से निर्मित जहाँ संरचना मिलती है वहाँ पे किस प्रकार की मृदा का विकास होगा? आप लोग बताइए। वहाँ पर विकास होगा काली मृदा का। कैसी मृदा? काली मृदा। तो यहाँ पर काली मृदा पाए जाने के कारण मेवाड़ का पठार जो है कपास की दृष्टि से अधिक उपयोगी हो जाता है। कपास से हम लोग सूती वस्त्र बनाते हैं, तो इस प्रकार को रिलेशन भी कर सकते हैं। मेवाड़ के पठार की एक महत्वपूर्ण नदी है बनास। अगर हम लोग मैप में देखें, यह अरावली है, ये है, अगर हम पेन चेंज करके देख लेते हैं, ये है मेवाड़ का पठार। मेवाड़ का पठार से एक महत्वपूर्ण नदी निकलती है, बनास होके जाती है। ये निकलती तो है
अरावली के पूर्वी क्षेत्र से, और होती हुई ये इस क्षेत्र से होती हुई जाके चंबल से मिल जाती है। चंबल नदी जो है मालवा के पठार से निकलती है, और बनास नदी जो है उस चंबल नदी की सहायक नदी है। बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अरावली के पूरब में, ठीक है। और मेवाड़ पठार की एक मुख्य नदी है, और जाके ये चंबल से मिल जाती है। और चंबल किसकी सहायक नदी? यमुना की। चंबल नदी अपने बिहार उत्काद भूमि के लिए प्रसिद्ध है। अभी चंबल जब हम लोग पढ़ेंगे मालवा के पठार उसमें देखेंगे। बस इतना याद रखना है, जो बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर थे उनका जो जन्म स्थान है महू, इंदौर में एक स्थान महू, उसी महू से ये नदी निकलती है चंबल, ठीक है। इतना ध्यान रखना है फैक्ट, अगर नहीं याद रहेगा तो इसे नोट डाउन करते जाइए। नोट डाउन नहीं करेंगे तो बाद में भूल जाएंगे, रिवीजन कैसे करेंगे, ठीक है। रिवीजन बहुत जरूरी है। मेवाड़ पर्वत के बारे, हमने मेवाड़ के पठार के बारे में बातचीत कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे मालवा के पठार के बाद। अगर हम मेवाड़ के पठार के और हम दक्षिण पूर्व में आएंगे, मान लीजिए अरावली पर्वत है, ये मालवा का पठार हो गया, इसकी मुख्य नदी हो गई, ये हो गई बनास। अब हम देखते हैं, आप लोग एटलस खोलिए, उसमें दिखा है फिजिकल, अगर आप मैप खोलेंगे तो उसमें दिखेगी ये मालवा का पठार है। मालवा पठार विस्तार कहाँ पे है? मालवा का पठार है ये। मालवा का पठार का विस्तार मुख्यतः कहाँ पे है? ये पूर्णतः एमपी में है, ठीक है, मध्य प्रदेश जिसे बोलते हैं विस्तार में। और यहाँ पर बसाल्ट चट्टान से संबंधित संरचना यहाँ भी पाया जाता है। तो ये भी कपास, काली मृदा पाई जाने के कारण कपास की दृष्टि से उपयोगी है। तो हम लोग कहाँ बातचीत कर रहे थे? हम लोग बातचीत कर रहे थे मालवा का पठार। मालवा का पठार मुख्यतः कहाँ पे विस्तार है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। यहाँ पर बसाल्ट चट्टान हो है, तो बसाल्ट चट्टान होगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा? काली मिट्टी। और काली मिट्टी जहाँ मिलेगी वहाँ पर किस खेती की उपयोगी रहेगी? कपास की खेती के लिए, ठीक है। और मालवा के पठार का जो भाग, कुछ अंश पूर्णतः तो यह कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। लेकिन ऐसी संरचना, जैसी संरचना मालवा के पठार मध्य प्रदेश मिलती है, ऐसी संरचना मध्य प्रदेश राजस्थान मिलती है, उसे क्या बोलते हैं? हड़ौती का पठार। अगर अभी कभी हड़ौती के पठार के बारे में आ जाए और इसकी विशेषताओं के बारे में लिखना कह दिया जाए तो कुछ नहीं, जो मालवा पठार की सारी विशेषताएं हैं उसको आपको लिख देना है, ठीक है। बस इस मालवा का हड़ौती का पठार वही है, वही विशेषताओं से युक्त है जो मालवा का पठार है। बस मालवा का पठार की जो ऐसी संरचना यहाँ पाई जाती है वह ऐसी वहाँ पाई जाती है, तो उसे बोलते हैं हड़ौती का पठार, ठीक है। मालवा क्षेत्र से एक मुख्य नदी निकलती है, इंदौर जो भारत के सबसे स्वच्छ शहर है, उसी जिले में स्थित है महू बाबा भीमराव अम्बेडकर जो हमारे संविधान निर्माता हैं, उनकी जन्मस्थली है। यहाँ से एक नदी निकलती है चंबल, ठीक है, जो पहले मध्य प्रदेश के महू से निकलती है, फिर राजस्थान में जाती है, फिर मध्य प्रदेश में जाती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में जाती है, उत्तर प्रदेश में जाके कहाँ मिल जाती है? यमुना की। चंबल यमुना की सहायक नदी है। यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की। अपवा प्रतिरूप जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको देखेंगे, ठीक है। चंबल की सहायक नदी बनास है। बनास के बारे में पहले ही बता दिया गया है, ये राजस्थान के अरावली पर्वतीय क्षेत्र के पूर्वी भाग से निकलती है और मेवाड़ के पठार से होते हुए गुजर के बाद में चंबल में विलीन हो जाती है, अर्थात ये चंबल की सहायक नदी है। ये बसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना है। इसी संरचना को राजस्थान में हड़ौती का पठार कहते हैं। ये भी बातचीत हो गई है। आगे देखते हैं।
मा अभी कभी स्टेटमेंट में आ जाए कि मालवा के पठार का संबंध किस नदी से है, अगर इस स्टेटमेंट आ जाएगा गंगा नदी का संबंध मालवा के पठार से है, तो ये स्टेटमेंट सही होगा कि गलत होगा? तो गलत होगा, तो चंबल नदी का है। ठीक है। इस नदी के द्वारा मिट्टी द्वारा सर्वाधिक कटाव होने के कारण बीहड़ भूमि, उत्खाद भूमि का निर्माण होता है। जब अपरदन की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा हो जाती है, तेजी से उबड़ खाबड़ संरचना बनती है, तो उसी को उत्खाद भूमि या बीहड़ भूमि, ये बिल्कुल अनुपजाऊ बंजर भूमि का बहुत तेजी से कटाव होता है, जिससे कहीं पर तो बड़े बड़े भीटे दिखते हैं आपको, ऐसे ऐसे, कहीं पर तो बिल्कुल कटानुमा हो जाता है। तो ऐसे संरचना मिलते हैं, जिसे बोलते हैं, ये चंबल नदी की मुख्य विशेषता है। तो पीसीएस में भी क्वेश्चन आएगा कि क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा था वह कौन सी नदी है जो बीहड़ उत्खाद भूमि के लिए प्रसिद्ध है। तो जब भी ये क्वेश्चन आए तो आप लोग सतर्क हो जाना है, बताना है कि यह कौन सी नदी है, चंबल नदी। इसका संबंध मालवा और बुंदेलखंड में भी ये जाती है, क्योंकि यूपी में यमुना से जाके मिलती है, तो उस बीच में बुंदेलखंड से भी प्रभावित होती है। अब ये मृदा, ये देखिए थोड़ा सा इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो मृदा अपरदन की दृष्टि से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है ये, कौन सा, मालवा क्षेत्र। ठीक है। अब हम लोग इसके मालवा क्षेत्र के, जो ये मालवा क्षेत्र है, अगर मालवा क्षेत्र के थोड़ा सा और हम लोग इधर साइड आ जाएं, अर्थात ये क्या है, उत्तर पूर्व की ओर जा जाए, तो इस संरचना को क्या बोलते हैं, बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड से तो आप लोग परिचित होंगे, क्योंकि बुंदेलखंड का कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में आता है। तो हम लोग सब कुछ मिटा के पहले बुंदेलखंड को अच्छे से देखते हैं। अगर हम मैप में देखना चाहें तो बुंदेलखंड कहाँ पे है, मैप में पहले देख लेते हैं। तो ये हमारा मालवा का पठार हो गया, ये हो गया हमारा बुंदेलखंड का पठार। ठीक है। इसका विस्तार कहाँ पे है, बुंदेलखंड का, बुंदेलखंड का विस्तार, बुंदेलखंड का विस्तार मध्य प्रदेश अर्थात एमपी और उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। बुंदेलखंड में क्या होता है, ग्रेनाइट और नीस से संबंधित संरचना पाई जाती है। ग्रेनाइट और नीस चट्टान पाए जाते हैं, और जहाँ पे भी आप लोग एक कंसेप्ट जान लीजिए, ग्रेनाइट और नीस चट्टान संरचना जहाँ भी पाई जाएगी, वहाँ पर किस प्रकार की मृदा का विकास होगा। जब हम अभी से तैयार रहिए आप लोग मृदा संबंधित चैप्टर के लिए, जहाँ पर बसाल्ट पाया जाएगा वहाँ पर काली मृदा। ठीक है। और जहाँ पर ग्रेनाइट और नीस चट्टानें पाई जाएंगी, चट्टान से संबंधित संरचना पाई जाएगी, वहाँ पर कौन सी मृदा विकसित होगी, लाल मृदा। ठीक है। साथ में बुंदेलखंड जो है सूखा प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर कृषि, शुष्क कृषि संबंधित विशेषताएं मिलती हैं। कृषि का पर्याप्त विकास नहीं है। इवन दो जब गर्मियों के समय आता है तो यहाँ पर पेयजल की समस्या बहुत हो जाती है। इसके कारण जीव जंतु तो मरते ही हैं, साथ साथ मानव की भी मृत्यु हो जाती है। तो जिस कारण से यहाँ पर पिछड़ापन है। ठीक है। बुंदेलखंड रीजन को बहुत अच्छे से याद रखना। बुंदेलखंड के लिए एक परियोजना चलाई जा रही है, अगर आप करंट से कोरिलेट होंगे, केन बेतवा लिंक। केन बेतवा लिंक इस बुंदेलखंड में सिंचाई, पेयजल और विद्युत की समस्या को समाप्त करने की बहुउद्देशीय नदी जोड़ो परियोजना है। तो आप लोग करंट से भी कोरिलेट कर सकते हैं। इस प्रकार से करंट से कोरिलेट करेंगे टॉपिक को, और टॉपिक इंटर कोरिलेट करेंगे, तो आपको क्या होता है, आपकी समझ बेहतर होगी और आप एग्जाम हॉल में अपने आप को बेहतर तरीके से अभिव्यक्त कर पाएंगे। ठीक है। आप लोग आउटलाइन, मैप और एटलस में भी देखते रहिए कि क्या क्या बिंदुवार चर्चा हो रही है और क्या क्या आप लोग के लिए उपयोगी, उसे नोट डाउन करते जाइए। यहाँ ग्रेनाइट और नीस चट्टान से निर्मित संरचना पाई जाती है, इसकी चर्चा की जा चुकी है।
जब इसका भौतिक रासायनिक परिवर्तन होता है, सब विघटन वियोजन होता है, तो ये लाल मृदा में विकसित हो जाता है। बुंदेलखंड का संबंध बेतवा नदी से है, बेतवा नदी इसकी मुख्य नदी है और केन बेतवा लिंक परियोजना हो रही है। और इस क्षेत्र में से थोड़े से क्षेत्रों में बहती है चंबल, ठीक है, जो यमुना की सहायक नदी। लेकिन मुख्य जो नदी है यहाँ की बेतवा नदी है, ठीक है, जो रायसेन जिले से निकलती। बेतवा जो नदी है, बेतवा जो है मध्य प्रदेश में निकलती है, ठीक है, शायद सतना जिले से निकलती है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। बेतवा नहीं, नदी अपवाह तंत्र जैसे ही हम लोग पढ़ाएंगे वैसे। ये सूखा प्रभावित क्षेत्र है, चर्चा की जा चुकी है। आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में हुए। देखिए हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, अरवली पर्वत श्रृंखला देखा, अरवली के बाद हम लोगों ने मेवाड़ का पठार देखा, मेवाड़ पठार की संरचना के बाद मालवा का पठार देखा, मालवा के पठार के बाद बुंदेलखंड का पठार देखा। अब बुंदेलखंड के पठार में केंद्रीय उच्च भूमि के सबसे दक्षिणतम और सबसे आखिरी टॉपिक जो है विंध्यन श्रृंखला की बात करते हैं। विंध्यन श्रृंखला क्या है? विंध्यन श्रृंखला जो है एक प्रकार की विंध्यन श्रृंखला जो एक प्रकार के पर्वतीय भौगोलिक स्वरूप है, जिसमें मुख्यतः विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं जो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध हैं। और अगर आप आगरा का लाल किला देखा हो या फिर शेरशाह सूरी का मकबरा देखा हो, तो यहाँ अपने मिर्ज़ापुर में चुनार क्षेत्र है, वहाँ से उसे काट के ले जाया गया है। और इससे अगर आप अशोककालीन अर्थात मौर्यकालीन विभिन्न प्रकार के शिलालेख देखेंगे या फिर सारनाथ में स्थित जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है उसको देखेंगे, तो उनके स्तंभ लेखों को देखेंगे, स्तंभों को देखेंगे, तो सबका निर्माण इन्हीं चूना पत्थरों से हुआ है। तो जो विंध्यन संरचना है वो जो है वास्तुकला अर्थात भवन निर्माण के लिए उपयोगी है, चाहे वो सीमेंट बनाने के लिए या पत्थर के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो विंध्यन पर्वत का विस्तार, अब विंध्यन पर्वत देखिए, अभी तक हम लोग ये था, हम लोग अरवली पर्वत के बाद ये मेवाड़ का पठार, मेवाड़ के पठार के बाद ये है मालवा का पठार, ये है बुंदेलखंड पठार। अब ये हमारा है विंध्यन संरचना, ठीक है। विंध्यन संरचना का विस्तार कहाँ से? गुजरात से लेकर बिहार तक है। तो विंध्याचल जो है, विंध्यन पर्वत श्रृंखला जो है, कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है, इसको देख लेते हैं। किन किन राज्यों में है, इसका क्या क्या नाम है, ठीक है। तो इसको देखिए, अगर हम विंध्य संरचना के बारे में देखते हैं, विंध्यन संरचना का राजनीतिक विस्तार कहाँ तक है? विंध्यन संरचना, उसके बाद राजनीतिक विस्तार के बाद इसकी विशेषताएं हम देखेंगे। सबसे पहले गुजरात में, उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद है अपने उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाद है इसका विस्तार बिहार राज्य में। खास बात है, विंध्यन श्रृंखला को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। गुजरात में से हम लोग जोबट हिल से नाम से जानते हैं, याद रखना है, जोबट हिल्स या जोबट पर्वत श्रृंखला। मध्य प्रदेश में विंध्यन बोलते हैं। विंध्यन बोलते हैं। और उत्तर प्रदेश में विंध्याचल बोलते हैं, विंध्याचल। इसी विंध्याचल पर्वत के नाम पे एक शक्तिपीठ है, विंध्यवासिनी माता का मंदिर, जो मिर्जापुर में है, विंध्याचल। और बिहार में से
कैमूर हिल बोलते हैं, कैमूर की पहाड़ियाँ। इसे नोट डाउन करना है आप लोगों को, नोट डाउन करिए, कैमूर हिल्स, ये भी याद रखना है। इसका विस्तार कैसे है, सबसे पश्चिम में है गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार। ठीक है, खास बात यह है कि जो ये है एक प्रकार का जल विभाजक है। कौन? अपना विंध्यन श्रृंखला। अगर आप लोग लिखते हुए हैं तो आगे चर्चा किया जाए इसकी विशेषताओं के बारे में। वीडियो को पॉज करिए और ऐसे लिख लीजिए। तो विंध्याचल पर्वत जो है ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत होने के साथ साथ यह है, क्या है, ये एक जल विभाजक है। जल विभाजक किसके साथ है? ब्लॉक पर्वत का मतलब क्या होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ब्लॉक पर्वत क्या होता है। आप लोग के लिए एक टास्क है, अगर नहीं विभिन्न प्रकार के जो आपके सोर्स हैं उनके माध्यम से ब्लॉक पर्वत पता करिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स करिएगा, तो मैं अगले क्लास में इसको फिर से आप लोगों को अवगत करा दूंगा। ब्लॉक पर्वत क्या होता है, आपकी जिज्ञासा जागृत होनी चाहिए। साथ साथ क्या करना है, यह जल विभाजक है। जल विभाजक किसके किसके है? प्रायद्वीपीय नदी और हिमालयी नदी, अर्थात गंगा तंत्र और दक्षिण भारत की जो नदियां हैं प्रमुख, गोदावरी और कावेरी, उनके बीच क्या है? यह एक जल विभाजक है। अर्थात गंगा अपवाह तंत्र को विभाजित करता है गोदावरी या दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय नदी तंत्र से। ठीक है, यह क्षेत्र लाल बालू का पत्थर और चूना पत्थर के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए यह भवन निर्माण, इसकी हम चर्चा कर रहे थे, वह हमारे इतिहास में इसका व्याख्यान है। चाहे मौर्य काल के स्थापत्य में देख सकें या मध्यकाल में मुगल काल के स्थापत्य के जैसे वर्तमान में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। अगर आप नेशनल वार मेमोरियल गए होंगे इंडिया गेट के जो पास में है, तो वहाँ पर भी लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, ये हो गया। भवन निर्माण के कारण इसका आर्थिक महत्व अधिक है। तो ये विंध्यन संरचना के एक छोटी सी विशेषता हो गई। शुरू में मैंने चर्चा किया था कि केंद्रीय उच्च भूमि और पूर्वी पठार के बीच में दो संकर्णकाली संरचनाएं हैं, बांधेरखंड और बुंदेलखंड। इसको देखेंगे, उसके बाद हम समग्र रूप से सारा कुछ एक बार में रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम लोग इस क्लास को वाइंड अप करेंगे, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग पूर्वी पठार को देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे दो संकर्णकाली संरचनाएं, जैसा पहले भी चर्चा किया जा चुका है यहाँ पे शुरू में ही। यहाँ पे बांधेरखंड और बाघेलखंड, जो किसके बीच संकर्णकाली भौगोलिक संरचना है? केंद्रीय उच्च भूमि और पूर्वी पठार के बीच में। क्योंकि हमारा अगला क्लास होगा पूर्वी पठार, तो इससे पहले हम लोग बांधेरखंड और बाघेलखंड की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चर्चा कर लेने से ये अच्छा रहेगा ना कि हम लोग इस नए टॉपिक वीडियो में नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बाघेलखंड मैप पे देखते हैं। तो बाघेलखंड ये है, यहाँ पे होगा बांधेरखंड और यहाँ पे होगा बाघेलखंड। ये हो गया, ये अरावली श्रृंखला हो गई। ये हो गया मेवाड़ का पठार, ये बुंदेलखंड और ये मालवा का पठार। ठीक है, ये मालवा का पठार, ये मालवा का पठार हो गया। ठीक है, और ये विंध्यन संरचना हो गई। ये मुख्यतः मध्य प्रदेश में ही है, महाराष्ट्र में नहीं, और ये छत्तीसगढ़ में नहीं होकर बिहार में है, बिहार यूपी में। तो फिर से एक बार साफ साफ इंडिकेट कर दिया जाता है ताकि आप लोगों को समझ में आने। उसके बाद हम लोग देखिए, ये हमारा हो गया दिल्ली से लेके कहाँ तक? दिल्ली से लेके अहमदाबाद अर्थात गुजरात तक। ये हो गया अरावली पर्वत श्रृंखला। ये हो गया मेवाड़ का पठार, ये हो गया मालवा का पठार, ये हो गया बुंदेलखंड, ये हो गया
हमारा विंध्ययन संरचना। कौन सी संरचना? विंध्ययन संरचना, ठीक है। और यहाँ पर संक्रमणकाली संरचना के रूप में ये बांधेर खंड और ये बाघेल खंड, ठीक है। अगर मैप में नहीं दिख रहा है तो आप लोग एटलस में जाके देखिए, उसमें ये अच्छे से दिखाया गया है। तो ये हो गया बाघेल खंड, ये बांधेर खंड, ठीक है। इसे बांधेर खंड बोलते हैं। बांधेर खंड का पठार और ये हो गया बघेल खंड। ये सीधी शहडोल, अनूपपुर और छत्तीसगढ़ के उसके उत्तरी जिलों से संबंधित क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग बाघेल खंड और ये संक्रमणकाली संरचना है। अब हम लोग एक बार में रिवाइज करते हैं। केंद्रीय उच्चभूमि का विस्तार उत्तर में कहाँ से कहाँ तक है? उत्तर में गंगा के मैदान से दक्षिण में थार के मरुस्थल अर्थात अरावली पर्वत श्रृंखला तक है, या राजस्थान के मैदान जैसे बोल सकते हैं, क्योंकि थार के मरुस्थल के दक्षिण में राजस्थान बांगर है, से राजस्थान। जब हम लोग मैदानी क्षेत्र देखेंगे तो उसे देखेंगे बांगर का मैदान है, जो थार के मरुस्थल से 25 डिग्री सेंटीमीटर वर्षा के समरेखा द्वारा वितरित होता है। जैसे ये क्या हो गया? थार का मरुस्थल हो गया, राजस्थान का बांगर, जिसे राजस्थान का मैदान बोलते हैं। इसके पश्चिम पूर्व में क्या हो गया? पश्चिम उत्तर में क्या हो गया? ये हो गया राजस्थान का मैदान, इसके उत्तर में गंगा का मैदान, इसके दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला, ये सतपुड़ा श्रृंखला है। इसके उत्तर पूर्व में हो गया बांधेर खंड, इसके दक्षिण पूर्व में हो गया बाघेल खंड, और उसके बाद ये पूर्वी पठारी क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पूर्वी पठारी क्षेत्र। पूर्वी पठारी क्षेत्र को आगे चर्चा करेंगे। तो अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में हम देख रहे थे, जो कि उत्पत्ति इसके प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी, ठीक है, और जो एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, और जो एक जलवायु विभाजक के साथ जल विभाजक भी है, जो गंगा नदी तंत्र को लूनी नदी तंत्र से अलग करता है, और पश्चिमी भारत के जो वो है जलवायु संरचना है, उसको मध्य भारत के जलवायु संरचना से अलग करता है। यहाँ धात्विक अधात्विक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील होने के कारण यहाँ पर खनन उद्योग को प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आए मेवाड़ का पठार। मेवाड़ का पठार का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? मेवाड़ का पठार विस्तार राजस्थान और एमपी में है। उसके बाद यहाँ और अरावली पर्वत के पश्चिम से लूनी नदी है निकलती है, जो अंतस्थली नदी है। इसके पूरब से बनास नदी निकलती है, जो मेवाड़ पठार की मुख्य नदी है। उसके बाद आते हैं मालवा का पठार। यह भी मेवाड़ की पठार की तरह बसाल चट्टान से निर्मित संरचना से बना हुआ है, जिसके विघटन वियोजन से यहाँ पर काली मृदा होती है। इसे काली मृदा के कारण यहाँ पर कपास के खेती के लिए यह सबसे ज़्यादा अनुकूल है। तो इसमें से इंदौर के महू से चंबल नदी निकलती है, जो अपने बीहड़ उत्खाद के लिए प्रसिद्ध है अपर्दन के कारण, जो जाके आगे पहले मध्य प्रदेश से निकलती है इंदौर से, फिर राजस्थान, फिर यूपी में, फिर उसके बाद आगे जाके यूपी में किससे मिल जाती है? यमुना की सहायक नदी हो जाती है। और इसकी क्या नाम है, ये बनास इसकी सहायक नदी है, ठीक है। उसके ऊपर आए बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड के पठार जो है ग्रेनाइट और बसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना है, जिसके कारण यहाँ पर लाल मृदा का विकास हुआ है। साथ ही साथ यह सूखा प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ की एक प्रमुख नदी है बेतवा नदी है। बेतवा नदी को ही केन नदी से जोड़ा जा रहा है, ताकि जल, सिंचाई और कृषि बिजली
की 3 समस्याएं एक साथ बहुउद्देशीय नदी जोड़ परियोजना के तहत पहली परियोजना है, ये याद रखना है। और ये सूखा प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ आर्थिक सामाजिक से पिछड़ापन है। इसके दक्षिण में एक श्रृंखला है विंध्यन पर्वत, जो जिसको गुजरात में बोलते हैं जोबट हिल्स, मध्य प्रदेश में विंध्यन, और उत्तर प्रदेश में विंध्याचल, और बिहार में कैमूर बोलते हैं, ठीक, कैमूर हिल बोलते हैं। इस केंद्रीय उच्च भूमि में 2 संकर्ण केंद्रीय उच्च भूमि और पूर्वी पठार के बीच 2 संकर्णकालीन संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसको इंडिकेट किए होंगे। बांदेरखंड जो उत्तर प्रदेश और एमपी के बीच में पाया जाता है, और बाघेलखंड जो एमपी और छत्तीसगढ़ के बीच में पाया जाता है। तो ये हमारा टॉपिक रहा केंद्रीय उच्च भूमि का। अगला टॉपिक हम लोग लेंगे, अगला क्लास जो हमारा होगा वो होगा पूर्वी पठार पे। उसके बाद हम लोग लेंगे क्लास उत्तर पूर्वी पठार या मेघालय के पठार। उसके बाद हम क्लास लेंगे, हम लोग का क्लास होगा सतपुरा, जो अलग श्रृंखला के रूप में देखेंगे। उसके बाद हम लोग लेंगे क्रमशः लेंगे हम लोग दक्कन ट्रैप का लेंगे, जिसमें हम दक्कन महाराष्ट्र का पठार, जिसे दक्कन ट्रैप भी बोलते हैं। उसके बाद कर्नाटक आंध्रा का पठार। उसके बाद हम दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र लेंगे। उसके बाद हम आखिरी क्लास के रूप में लेंगे प्रायद्वीपीय भारत के रूप में सह्याद्री या पश्चिमी घाट जिसे बोलते हैं, और पूर्वी घाट। इस क्लास के बाद हम लोग अपवाह प्रतिरूप देखेंगे। साथ साथ हम लोग बहुत जल्दी 2 काम करने वाले हैं। एक लोग तो पर्यावरण से संबंध, पर्यावरण का इकोलॉजी, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है पीटी में, उसका क्लास करना बहुत ज़रूरी है। तो हम प्रयास करेंगे एग्ज़ाम से पहले उसको क्लास को कंप्लीट हर हाल में करना है। दूसरी बात, जितनी भी क्लास हो रही है उसकी पीडीएफ आपको जल्दी से टेलीग्राम पे ग्रुप बनाना है और उसमें शामिल कर देना है। जो जो ग्रुप में शामिल होना चाह रहे हैं अपना नंबर कमेंट कर दीजिए, या तो हम लोग अगली क्लास में जब भी जल्दी से ये व्यवस्था हो जाएगी तो हम लोग उस टेलीग्राम नंबर या लिंक को वीडियो के लिंक में शेयर कर देंगे। तो आज क्लास के लिए इतना ही है। आगे पढ़ते रहिए और दमदारी से पीटी की दावेदारी प्रस्तुत करते रहिए।